स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग न्यूज सेशन में। रोजाना की तरह आज भी हम लेकर हाजिर हैं सुबह सुबह विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई जो खबरें हैं वो किसी न किसी रूप में आपको प्रभावित करती हैं और इनके बारे में पता भी रहना चाहिए कि कहाँ आसपास में क्या घटित हो रहा है। साथ ही आज हम लाए हैं विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई रोजगार संबंधित खबरें भी। तो बिना देर किए हुए करते हैं शुरू। आयोग और अभ्यर्थी आए आमने सामने, बेमियादी धरना आज से। एक दिन की परीक्षा कराने पर नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने के लिए कई राज्यों के अभ्यर्थी एकजुट हो चुके हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 21 को बुलाई गई जिलाधिकारियों की मीटिंग। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा व आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में कराने और नॉर्मलाइजेशन मानकीकरण की प्रक्रिया निरस्त किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र सोमवार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के सामने बेमियादी धरने पर बैठने जा रहे हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों के विरोध का दरकिनार करते हुए 2 दिन परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। और परीक्षा के जिले आपके सामने हैं। प्रदर्शन का समर्थन नहीं करेंगे कोचिंग संचालक। कोचिंग संचालक जो हैं वो किसी भी प्रदर्शन का समर्थन नहीं करेंगे। महाकुंभ को लेकर पुलिस लाइन्स स्थित त्रिवेणी सभागार में पुलिस अधिकारियों की कोचिंग संचालकों और एसोसिएशन के अध्यक्ष के संग बैठक हुई है और कोचिंग संचालकों ने कहा है कोचिंग संस्थान सोमवार को भी संचालित होंगे। वह किसी भी छात्र आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं। महाकुंभ के दौरान भीड़ की होल्डिंग के लिए कोचिंग संस्थानों के कैंपस का इस्तेमाल करना, भीड़ नियंत्रण में कोचिंग संस्थानों के कर्मचारियों में छात्रों की उपयोगिता आदि बिंदुओं पर भी मंथन किया गया। अगली खबर है, स्कूली बच्चों को भोजन के साथ दिया जाएगा पौष्टिक आहार। उत्तर प्रदेश से खबर है। ये भी परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों को पौष्टिक भोजन के साथ अब अतिरिक्त पोषाहार भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह अतिरिक्त पोषाहार बच्चों को विशेष साप्ताहिक पोषण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गुरुवार को दिया जाएगा। इसमें मूंगफली की चिक्की, बाजरे के लड्डू और भुना हुआ चना आदि शामिल हैं। होगा क्या, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने यह पहल शुरू की है। आगे खबर है, नीट यूजी में अवसरों की संख्या हो सीमित, 4 ही मौके मिले। उच्च स्तरीय समिति ने एनटीए के बड़े बदलावों की दी है सिफारिश। क्या है खबर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सुधार को लेकर इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अगुवाई में गठित उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया गया। तो आने वाली परीक्षाओं में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे अहम बदलाव मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में होगा, जहां परीक्षा के अवसर सीमित किए जाएंगे। देखते हैं इस पर आगे क्या फैसला आता है। इस बार अब तक जो होता आया, 8 बार तक इस समय एक छात्र नीट में शामिल होता है। 24 लाख ने 2024 में दी थी मेडिकल प्रवेश परीक्षा। तो अब आने वाला समय क्या होता है, होगा बड़ा नुकसानदायक उन प्रतियोगी छात्रों के लिए जो बेचारे तैयारी करते हैं और साथ में मौके कम मिलना कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसानदायक साबित होने वाला है। अगली खबर है, जस्टिस संजीव खन्ना आज संभालेंगे सीजेआई का पदभार। जस्टिस चंद्रचूड़ रविवार को हुए सेवानिवृत्त। शुक्रवार था आखिरी कार्य दिवस। ईवीएम, चुनावी बॉन्ड और अनुच्छेद 370 पर अहम फैसलों का हिस्सा रहे हैं जस्टिस खन्ना। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे जस्टिस संजीव खन्ना सोमवार को देश के 51वें प्रधान न्यायाधीश का पदभार जो ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगी। वह जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे जो रविवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। अब घर बैठे ऑनलाइन परेशानी बता सकेंगे रिटायर्ड पीपीएस अधिकारी। डीजीपी ने वार्षिक सम्मेलन में पीपीजीआरएस पोर्टल का शुभारंभ किया है। रिटायर्ड पीपीएस अधिकारी अब पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्याओं को ऑनलाइन भेजकर घर बैठे उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने रविवार को महानगर स्थित पुलिस रेडियो मुख्यालय के प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित पीपीएस रिटायर्ड ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में पीपीजीआरएस पुलिस पेंशनर्स ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किया। उसी अवसर पर उन्होंने ये बात कही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के टिकट की बिक्री आज से शुरू हो गई है। मेट्रो और भारत मंडपम के ऐप पर उपलब्ध होंगे क्यूआर टिकट। 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए टिकट बिक्री सोमवार से शुरू हो गई है। लोग डीएमआरसी के आधिकारिक ऐप के साथ साथ भारत मंडपम के ऐप से भी क्यूआर टिकट खरीद सकते हैं। इसके लिए बीते दिनों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन आईटीपीओ ने एक समझौता किया था। एक व्यक्ति मैक्सिमम 10 टिकट बुक कर सकेगा। तो आप भी जाने के इच्छुक हैं तो अपना टिकट करा सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। ठगी के लिए अब डिजिटल रिश्ते को हथियार बना रहे हैं साइबर जालसाज। खबर क्या है, पिग बूचरिंग स्कैम से खाता कर रहे खाली। पहले म्यांमार था अड्डा, कंबोडिया को बनाया उन्होंने निशाना।
डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं के बीच ठगों ने जालसाजी का नया तरीका ईजाद कर लिया है। वह डिजिटल अरेस्ट की जगह डिजिटल रिश्ता यानी पिग बूचरिंग स्कैम के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित कंबोडिया ठगी का उनका अड्डा बना हुआ है। क्या ये? कैसे होती है पिग बूचरिंग से ठगी? जालसाज सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप या गलत नंबर से टेक्स्ट संदेश भेजकर पीड़ित से ऑनलाइन संपर्क करता है और विश्वास जीतने के बाद आरोपियों से क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग जो उसे शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आरोपी दावा करता है कि उनके पास निवेश उद्यम में अंदरूनी जानकारी या पारिवारिक संबंध है, ऐसे में भारी रिटर्न मिलना तय है। इसके बाद आरोपी पीड़ित को एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है, साथ में व्यापार करने की भी पेशकश करता है। इसी तरह आगे बढ़ता जाता है और बहुत बड़ा स्कैम करके निकलता है वो। आगे खबर है, पेयजल में बढ़ता फ्लोराइड का स्तर बना रहा दिव्यांग। बहुत ही गलत खबर है। कमजोर हो रही हड्डियां, दांत हो रहे खराब, मस्तिष्क पर भी नकारात्मक प्रभाव। भूजल में बढ़ती फ्लोराइड की मात्रा शरीर को दिव्यांग बना रही है। देश के 11 राज्यों के कई जिले इससे प्रभावित हैं। इसके कारण से यानी समय से पहले हड्डियां कमजोर हो रही हैं। हर उम्र के लोगों के दांत खराब हो रहे हैं। यही नहीं, मस्तिष्क सहित शरीर के दूसरे अंगों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के जो जिले हैं प्रभावित वो आपके सामने हैं। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, एनसीआर में फरीदाबाद सहित कई अन्य जिले, काफी इलाके जो हैं क्या है, फ्लोराइड मात्रा ज्यादा पाई गई है, जिससे ये प्रभावित हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इन जिलों में सर्वे के दौरान पाया गया है कि यहाँ रहने वाले कई बीमारियों से पीड़ित हैं। तो वैसे मानक जो होना चाहिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर फ्लोराइड होना चाहिए पानी के अंदर। भारतीय मानक ब्यूरो BIS कहता है कि 1 मिलीग्राम प्रति लीटर चल सकता है। तो अगर बचाव करना है तो पानी की गुणवत्ता की समय समय पर जांच कराएं। शुद्ध पानी के लिए विकल्प की तलाश साथ में करते रहें, जिससे कि आपको शुद्ध पानी मिलता रहे। एक और बड़ी खबर है आपके सामने, देश में बन रहे मृत्यु प्रमाण पत्रों में से केवल 2% ही सही है। देश में बन रही तकरीबन 98% मृत्यु प्रमाण पत्र मानकों पर खरे नहीं उतरते। इनमें कुछ ना कुछ खामियां रहती हैं। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित एक अध्ययन में दावा किया गया है कि सभी 12 मानकों पर महज 2% प्रमाण पत्र ही सही निकले हैं। क्या गलतियां हैं? टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की शोधकर्ता डॉक्टर पायल सिंह और अन्य डॉक्टरों द्वारा जारी किए जाने वाले मृत्यु प्रमाण पत्रों में 12 प्रकार के जो चूक हैं उनको चिन्हित किया गया है, जिनमें से 6 बड़ी चूक हैं लेकिन 6 मामूली गलतियां हैं। तो परिजनों की उदासीनता भी इसमें एक बड़ा कारण है। कई बार मृत्यु का सही कारण इसलिए भी दर्ज नहीं हो पाता क्योंकि परिजन अनुरोध करते हैं कि पोस्टमार्टम ना किया जाए। ऐसे में डॉक्टर मृत्यु का स्पष्ट कारण न लिख सामान्य मौत करार दे देते हैं। सही मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने से क्या नुकसान हो जाते हैं? जिन मामलों में इसका इस्तेमाल कानूनी प्रक्रिया के लिए होना है वहां अड़चन आ सकती है। बीमा या कोई अन्य क्लेम जो वो खारिज हो सकता है। उत्तराधिकारी के मामले में भी मुश्किल हो जाती है। हत्या के मामलों में भी मृत्यु प्रमाण पत्रों की गड़बड़ी के आरोपी जो होते हैं उनको संदेह का लाभ मिलने की आशंका रहती है। इसके अलावा बीमारियों से मौत के मामले में किसी बीमारी के फैलाव या महामारी जो है उसको लेकर सटीक सूचना नहीं मिल सकती। तो कई नीतियां हैं जिन्हें तय करने में मृत्यु की वजहों का भी ध्यान दिया जाता है। ऐसे में योजनाओं के लिए सही आंकड़े भी नहीं मिल पाएंगे। आगे खबर है, लंबे जीवन के लिए कृत्रिम उजाले में कम समय गुजारें। कृत्रिम मीन्स मानव निर्मित जो उजाला होता है, लाइट का या आपके मोबाइल का या कंप्यूटर का, ये है 90,000 लोगों पर शोध। रात की रोशनी जीवन चक्र के लिए खतरनाक। सर्केडियन रिदम प्रभावित होने से शरीर का चक्र पर असर हो जाता है। और क्या नुकसान है? दिल और पाचन पर भी असर है। सुबह 3 से 4 बजे के दौरान चमकती रोशनी में काम करने से दिल और पाचन तंत्र प्रभावित होता है। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों में इसका असर ज्यादा देखा गया है। सर्केडियन रिदम शरीर के भीतर का बॉडी क्लॉक होता है। इसी के तहत शरीर के अंगों से जुड़ी प्रक्रियाएं जो है वो पूरी होती हैं। आपका शरीर जो है ये पहचानता भी है, जब रोशनी के संपर्क में आता है तो मस्तिष्क को सिग्नल जाता है कि ये दिन की रोशनी है, रात की। तो रात की रोशनी में ब्लू लाइट होती है, किरणें सूर्य की किरणों से अलग होती हैं। दिन की रोशनी में शरीर नींद के लिए जरूरी मेलाटोनिन हार्मोन कम छोड़ता है और रात में ज्यादा छोड़ता है। और भी आगे खबर है कि 2:30 बजे का समय सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। रात की रोशनी एक ऐसा चक्र है जो जीवन के सबसे ज्यादा खतरनाक रात के 2:30 बजे से 3 बजे का समय, इस समय पड़ने वाली जो रोशनी है जीवन को जोखिम ज्यादा रहता है। इसका कारण सर्केडियन रिदम है। बॉडी क्लॉक के अनुसार ये समय शरीर की आराम की मुद्रा होती है। सर्केडियन रिदम प्रभावित होने से जान का जोखिम भी बढ़ता है। और ये शोध हुआ है, शोध के प्रमुख हैं लेखक डैनियल विंड्रेड। इनका कहना है कि रात की रोशनी स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए खतरा है। और ये जो सर्वे हुआ है ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है।
आगे खबर है, फ्री क्रैश कोर्स से जेईई की तैयारी कराएगा आईआईटी। क्या है खबर, आईआईटी कानपुर के छात्रों को 45 दिन का निःशुल्क क्रैश कोर्स के माध्यम से जेईई मेंस की तैयारी कराया गया। कोर्स शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर आईआईटी ने अपने साथी ऐप के माध्यम से शुरू किया है। यह कोर्स विशेष रूप से जनवरी 2025 में होने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार किया गया। यह कोर्स 11 नवंबर से शुरू होगा, जो पूरी तरह निःशुल्क है। आप भी अगर चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा sathi.iitk.ac.in पर या iOS व एंड्रॉयड दोनों डिवाइस पर, साथ ही मोबाइल ऐप से क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। दोपहर 3 से शाम 6 के बीच लाइव ऑनलाइन क्लास का सत्र रहेगा, जिसमें आईआईटी के छात्र जो हैं वो आपको प्रशिक्षण देंगे। कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी पहल है और सस्ते में ही और निःशुल्क हो रहा है, तो आप जाकर के कर सकते हैं। नीट यूजी के सेंटर नवोदय और केंद्रीय विश्वविद्यालय में बनाने का प्रस्ताव जारी किया गया है। जेईई की तरह 2 स्टेज में हो रही नीट यूजी, अनलिमिटेड नहीं, 4 अटेम्प्ट मिले और बदलाव की 5 बड़ी सिफारिशें हैं। कैंडिडेट अधिक होने से जेईई की तरह नीट यूजी 2 फेज में हो। पेपर लीक से बचने के लिए हाइब्रिड मॉडल्स में एग्जाम कराए जाएं। आउटसोर्सिंग की जगह अपने सेंटर पर ही परीक्षा कराना बेहतर। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी में सब्जेक्ट कम हो। संविदा की जगह एनटीए में परमानेंट कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएं। अब तक क्या है, अब तक 7-8 बार शामिल हो जाते हैं छात्र। 2 स्टेज में हो नीट, ये भी बात चल रही है। कमेटी ने कहा है कि नीट यूजी का एग्जाम कई स्टेज में होना चाहिए। जेईई में जिस तरह मेंस और एडवांस 2 एग्जाम होते हैं, उसी तरह नीट का एग्जाम भी 2 स्टेज में होना चाहिए, क्योंकि नीट का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इस साल नीट यूजी के लिए 20 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करवाया। सूत्रों की माने तो कमेटी आने वाले दिनों में तकनीकी पहलुओं को लेकर अपनी एक रिपोर्ट देगी। आगे खबर है, चक्रवर्ती का पावरफुल पंच भी भारत को नहीं दिला सका जीत। आज के लिए बुरी खबर है आप क्रिकेट प्रेमियों के लिए कि भारत की हार हो चुकी है। क्या कारण रहा है? भारत ने साउथ अफ्रीका को दूसरे टी20 में 125 रन का टारगेट दिया। गैके बरहा के सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। भारत ने 50 रन के अंदर 4 विकेट गंवा दिए। टीम को हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और तिलक वर्मा ने 124 रन तक पहुंचा दिया। हार्दिक भारत की ओर से टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने 39 रन बनाए। टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने 7 विकेट खोकर 19 ओवर में जीत हासिल कर ली। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने शानदार बॉलिंग की। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 5 विकेट लिए, लेकिन लक्ष्य छोटा होने के कारण वो टीम को जीत नहीं दिला सके। पावर प्ले में सिर्फ 34 रन ही मिल सके। पांड्या के बल्ले से वापसी हो गई है। पांड्या के बल्ले से रिंकू सिंह 9 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन ने भी क्या किया, उम्मीदें तोड़ी। आगे खबर है, महिलाओं को बाहुबली बनाएंगे 4 हेल्पलाइन नंबर। जानते हैं खबर विस्तार से, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। 4 नंबर हैं। 1090 नंबर महिलाओं को बनाएगा पावरफुल। 112 नंबर आपातकाल में हमेशा करेगा मदद। 1098 नंबर बच्चों की समस्या को दूर करेगा दूर। और 1076 नंबर कोई ना सुने तो करें सीएम को सीधे कॉल। बताए गए क्या करना है, कॉल करते वक्त सावधानी रखनी है। बताए गए नंबरों पर कॉल करने के बाद जब तक पुलिस के जवान मौके पर पहुंच नहीं जाएं, आप उस लोकेशन पर मौजूद रहें। यदि लोकेशन चेंज कर रही है तो कॉल करके बताना भी होगा, क्योंकि कॉल के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को यदि आप नहीं मिलेंगी तो जवान मदद कैसे करेंगे। इसलिए जब पुलिस जाए तब वहां समस्या बताने के लिए आपका मौजूदा होना जरूरी। ध्यान देना है तो 1076 नंबर पर कॉल तभी करें जब आपको पहले बताए गए तीनों नंबर में से किसी एक पर भी मदद ना मिले, क्योंकि यह नंबर अंतिम और आखिरी हथियार के रूप में आपके पास है। इन नंबरों पर कॉल तब करें जब आप सफर में हो या मार्केट अथवा स्कूल कॉलेज में हो, वहां आपको असुरक्षा जैसी स्थिति महसूस हो। पर्सनल झगड़े हैं तो पुलिस के लिए केवल 112 ही दबाएं और कॉल करें। अंधेरी रात हो या दिन का उजाला, चौराहे हो या फिर गली मोहल्ले और स्कूल कॉलेज के मार्केट, कहीं भी महिलाओं को, छात्राओं को अथवा किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। बशर्ते हम जो 4 नंबर अभी दिए गए हैं इनको अपने पास में संभाल कर रखें, अपने डायल में डाल के रखें। आगे खबर है, 38 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंची नेवी ऑफिसर। समुद्र के रास्ते दुनिया भ्रमण पर निकली हैं रूपा और दिलना। भारतीय नौसेना के महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए सागर 2 अक्टूबर को समुद्र के रास्ते 2 अक्टूबर को समुद्र के रास्ते दुनिया भ्रमण के इरादे से निकली थी और समुद्र में कठिन मौसम का सामना करने के बाद वे भारत से फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया पहुंची। संडे के रेस्ट के बाद वे अब यात्रा के दूसरे चरण को तैयार हैं। 40,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगी दोनों महिला ऑफिसर। क्या हुआ, 5 चरणों में दोनों महिला ऑफिसर जो है अपनी यात्रा पूरी करेंगी। 8 महीने में इनकी यात्रा पूरी होने की उम्मीद है। खतरनाक समुद्री मार्ग को भी पार करेंगी। तो ऑल द बेस्ट दोनों ऑफिसरों के लिए।
यूपी बोर्ड से के लिए बहुत अच्छी खबर है। यूपी बोर्ड से जो जुड़े हुए छात्र हैं, अध्यापक हैं, 7,657 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश भर में। इसकी सूचना सभी DIOs को पोर्टल पर भेज दी गई है। वह सोमवार को इसे नोटिस पर चस्पा कर देंगे। फिर 14 नवंबर तक आपत्ति लेंगे। इन आपत्तियों का निस्तारण 23 नवंबर तक पूरा करना होगा। आगे खबर है, विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के नियम बदलेंगे। शिक्षक पात्रता के लिए स्टार्टअप आइडिया, पेटेंट, उद्यमिता जैसे नए मानकों को भी जोड़ा जाएगा। नई व्यवस्था क्या है? ग्रेजुएशन, PG, PhD के विषय अलग हैं तो भी शिक्षक बन सकेंगे। मौजूदा व्यवस्था क्या है? शोध पर जरूरत से ज्यादा जोर, जो काबिल ग्रेजुएट तैयार करने में रोड़ा आती है। जरूरी है कि फैकल्टी में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं भी हों। एक बार जान लेते हैं विस्तार से। देश में अब ग्रेजुएट डिग्रीधारी भी सीधे उच्च शिक्षण संस्थानों में बतौर फैकल्टी नियुक्त हो सकेंगे। बशर्ते, शर्त क्या है इनमें? उद्यमिता, स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्र, उद्योग भागीदारी को लेकर जुनून हो। यदि ग्रेजुएशन, PG और PhD के विषय अलग अलग हैं तो भी उन्हें शिक्षक के रूप में भर्ती किया जा सकेगा। शोध पत्रों के प्रकाशन में जैसे पारंपरिक मानकों के समानांतर उम्मीदवारों के स्टार्टअप इंडिया, उद्यमिता में योगदान, शोध, व्यवसायीकरण, पेटेंट और उद्योग भागीदारी बनाने की क्षमता जैसे नए मानक जोड़े जाएंगे। दरअसल UGC विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षक और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति को लेकर न्यूनतम योग्यता और मानक बरकरार रखने के लिए 2018 के नियमन में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। आगे खबर है, अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो बैंक में 1000 एग्जीक्यूटिव की भर्तियां होंगी। आपके सामने पद हैं। सामान्य वर्ग 448, EWS 100, अन्य पिछड़ा वर्ग 231, अनुसूचित जाति वर्ग 127, अनुसूचित जनजाति वर्ग 94। योग्यता क्या है? किसी भी स्ट्रीम से स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता, कंप्यूटर या IT का ज्ञान हो। पहले साल वेतनमान 29,000 प्रति माह, दूसरे साल में 31,000 हो जाएगा। न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष की आयु हो। आयु सीमा की गणना 1 अक्टूबर 2024 से होगी। साथ में SC/ST वर्ग को 5 वर्ष और OBC वर्ग को 3 वर्ष की छूट भी दी गई है। चयन प्रक्रिया क्या होगी? ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? लिखित परीक्षा होगी 200 अंकों की, जिसमें 200 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। लॉजिकल रीजनिंग, सामान्य और बैंकिंग जागरूकता से 60-60 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा और मात्रात्मक ज्ञान योग्यता से 40-40 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। आवेदन शुल्क 1050 रुपए, SC/ST और दिव्यांगों के लिए 250 रुपए केवल। शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो या UPI हो। और विस्तृत जानकारी के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए, आवेदन के लिए आप जा सकते हैं www.idbibank.in पर और जाकर के होम पेज पर कैरियर्स विकल्प पर खोलेंगे तो आपको सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। आगे खबर है, हरियाणा में 2424 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है। न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष की आयु है तो आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 15 जुलाई 2024 से होगी। अधिकतम आयु सीमा में हरियाणा राज्य के आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट भी होगी। न्यूनतम 55% के साथ में संबंधित विषय में PG हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो आप, 10वीं 12वीं में हिंदी या संस्कृत विषय अनिवार्य रूप से हो, नेट, स्लेट या सेट उत्तीर्ण हो या PhD हो। वेतनमान 57,700 से 1,82,400 रुपए रहेगा। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इंटरव्यू के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। तो आप बाकी जानकारी के लिए क्या कर सकते हैं? hbsc.gov.in पर जाएं और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर आवेदन करें। परीक्षा का प्रारूप क्या होगा वो भी बता दूंगा। स्क्रीनिंग टेस्ट 100 अंकों का, जिसमें 100 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा 2 घंटे की रहेगी। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट में सफल उम्मीदवार सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बैठ सकेंगे। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 150 अंक का होगा, जिसमें विषय से संबंधित सारे प्रश्न होंगे और जो यहाँ पर भी पास हो सकते हैं उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन में स्क्रीनिंग टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ेंगे। आगे खबर है, रेलकर्मी के आश्रितों को 44.5 लाख मुआवजा मिला है। बरौनी स्टेशन पर शंटिंग के दौरान शनिवार को इंजन और बोगी के बीच क्या हुआ था? दबकर सोनपुर क्या हुआ था? एक मौत हो गई थी, जिसकी जांच सोनपुर मंडल ने शुरू कर दी है। दूसरी ओर हादसे के शिकार पॉइंट्समैन अमर कुमार के परिजनों को रेलवे की ओर से तत्काल 44.52 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा दिया गया। राशि का भुगतान उनके आश्रितों के बैंक के खाते में किया जाएगा। साथ ही अमर की मां किरण देवी को अनुकंपा की नौकरी देने की अनुशंसा सोनपुर DRM विवेक भूषण सूद ने कर दी है। भगवान उन जो हादसे का शिकार हुए हैं उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार जो है इसमें कहीं ना कहीं परेशान तो है ही है, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। आगे खबर है, EPFO पोर्टल से जुड़ी दिक्कतें जल्द दूर होंगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की कार्य समिति की केंद्रीय बोर्ड बैठक में कई अहम मुद्दे पर चर्चा हुई है। इनमें EPFO पोर्टल से जुड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने के लिए कहा गया। IT से संबंधित सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को बेहतर बनाने का भी निर्देश दिया गया है। आगे कुछ पदों पर भर्तियों की मैं बता चुका हूँ। रेलवे में 5,647 पदों पर भर्ती है।
गुजरात में 13,852 असिस्टेंट टीचर की भर्ती निकली है। आप जा सकते हैं वहाँ की आधिकारिक वेबसाइट पर और जाकर के पता लगा सकते हैं। उत्तराखंड में भी 2000 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी आई हुई है। और एशियन महिला हॉकी का आगाज आज से हो गया है। आज के मैच जो है, जापान बनाम दक्षिण कोरिया है, चीन बनाम थाईलैंड है, भारत बनाम मलेशिया है। भारत का मुकाबला मलेशिया से है। तो ऑल द बेस्ट टू वुमेन हॉकी टीम। भगवान बुद्ध की धरती बिहार पहली बार हॉकी के महासंग्राम का गवाह बनने जा रहा है। राजगीर के नवनिर्मित एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में सोमवार से एशिया की 6 धुरंधर जो टीम है वो उनके बीच में हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे। 12-15 बजे दोपहर को पहला मैच शुरू होगा। यहाँ 20 नवंबर तक हॉकी का रोमांच, एक्शन और जोश देखने को मिलेगा। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने भारत, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड टीमें बिहार पहुंच चुकी हैं और रोज 3 मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा 13, 15 और 18 नवंबर को रेस्ट रहेगा। इन मैचों से पहले रविवार के उस सभी टीमों की खिलाड़ियों ने मैदान पर अभ्यास में जमकर पसीना बहाया। भारतीय टीम ने जापान के साथ अभ्यास मैच खेला। क्या है खेल का बदला नियम? वो समय बदल गया है। दिन में होंगे सारे के सारे मैच। दर्शकों का प्रवेश जो रहेगा स्टेडियम में वो निःशुल्क रहेगा। अगर आप भी वहां लोकल से हैं तो जाकर के, और लोकल क्या, अगर आप बाहर से भी हैं, अदर स्टेट से भी, तो जाकर के मैच का लुत्फ उठाएं। प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण सोनी लिव पर भी होने वाला है। भारतीय टीम से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। भारत की कप्तान है, उनका क्या कहना है? भारत की कप्तान है सलीमा टेटे। हमारे पास बेहतरीन टीम है जिसमें युवा और अनुभवी खिलाड़ी हैं। हमें पेरिस ओलंपिक को भुलाकर आगे बढ़ना है और अपनी धरती पर खिताब बरकरार रखकर हम अगले ओलंपिक चक्र की तैयारी शुरू करेंगे। कोच हरेंद्र सर ने भी हमें यही सिखाया है। हमें भी पता है कि अतीत का दुख मनाते रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो ऑल द बेस्ट टू वुमेन हॉकी टीम। इसी के साथ आज की न्यूज का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। और हाँ, अगर आप वास्तव में समाचार पत्र की इन खबरों को देखते हैं तो आपके लिए रोजाना एक क्विज का हम आयोजन करते हैं। तो आप अपने कम्युनिटी टैब पर जाकर के, अगर आपने ये वास्तव में न्यूज ध्यान से सुनी है, तो वहां पर उनका जवाब दे सकते हैं और अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नई वीडियो में नई समाचार पत्र की खबरों के साथ। मैं विपिन शर्मा लेता हूं विदा आपसे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। वीडियो लाइक कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।